हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी कांच पर लिखने की कोशिश की है? क्या होता है जब आप कांच पर लिखते हो? क्या आप सक्सेसफुली उस पर लिख पाते हो? यदि आपका आंसर नहीं है तो क्वेश्चन यह है कि हम कांच पर क्यों नहीं लिख पाते हैं, और अगर आंसर है हाँ तो क्यों लिख पाते हैं? सोचिए सोचिए, क्या कारण हो सकता है? कारण है कांच पर एडहेसिव फोर्स बहुत कम होता है, जिसके कारण कांच पर हम लिख नहीं पाते हैं। और यदि लिख भी पाते हैं तो इसका कारण है कि इंक में हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड यूज किया जाता है, जिससे एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है और आसानी से लिख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। साथ में यह भी जानेंगे कि आंख में काजल लगाने पर काजल आंख पर क्यों चिपक जाता है, पारा परखने की दीवारों से क्यों नहीं चिपकता है, पानी पड़ने पर कपड़े भीग क्यों जाते हैं, पेन की निब चिरी हुई क्यों होती है, साथ में और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। शुरू करने से पहले मैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपने ही चैनल स्टडी पॉइंट पर। कोहेसिव फोर्स समान अणुओं के बीच का बल, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे कि H2O के बीच का फोर्स, मिल्क के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। कोहेसिव फोर्स के कारण मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे की तरफ खींचे रहते हैं और इसी खिंचाव के कारण सरफेस टेंशन जनरेट होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, ये हमने पहले ही पढ़ ली है। कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा ठोस में, फिर लिक्विड में और सबसे कम गैस में केवल नाम मात्र का ही होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। कोहेसिव फोर्स के कारण मॉलिक्यूल्स का आपस में चिपकने की जो टेंडेंसी होती है उसे कोहेजन कहते हैं। नाउ व्हाट इज एडहेसिव फोर्स? असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल। एडहेसिव फोर्स डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, जिससे मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके रहते हैं। एडहेसिव के नेम से ही क्लियर है, चिपचिपा। आपने मार्केट में बहुत सारे एडहेसिव सब्सटेंस देखे होंगे जो चिपकाने के काम आते हैं। इस एडहेसिव फोर्स के कारण मॉलिक्यूल्स की आपस में चिपकने की जो नेचर होती है, टेंडेंसी होती है, उसे एडहेशन कहते हैं। जिस सब्सटेंस का एडहेशन जितना ज्यादा होगा वह उतना जल्दी चिपकेगा। एडहेसिव फोर्स के लिए हम यह भी कह सकते हैं कि जब कोई चीज दूसरी चीज पर चिपकती है तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को एडहेसिव फोर्स कहा जाता है। जैसे कि आप पेन से पेपर पर लिखते हो तो आप लिख पाते हैं ना, क्योंकि एडहेशन है। अब यदि पेपर को गीला कर दिया जाए या चिकना कर दिया जाए तो क्या आप लिख पाएंगे? लिख तो पाएंगे शायद, पर अच्छे से नहीं लिख पाएंगे क्योंकि एडहेशन कम हो गया है। परमानेंट मार्कर से भी यदि लिखा जाए तो वह मिटता नहीं है, क्योंकि परमानेंट मार्कर का एडहेशन बहुत ज्यादा होता है, जबकि ऑर्डिनरी मार्कर का एडहेशन कम होने से वह मिटाने से मिट जाता है। लिपस्टिक भी एडहेशन के कारण लिप्स पर चिपकी रहती है। जिस लिपस्टिक का एडहेशन ज्यादा होगा वह उतनी देर तक टिकी रहेगी। अगर एडहेशन कम होता है तो वह कुछ टाइम के बाद फैल जाती है। काजल आंखों में लगाने पर क्यों लग जाता है? कारण है एडहेशन। काजल का एडहेशन ज्यादा होगा तो वह ज्यादा देर तक टिकेगा। मार्केट में काफी सारे काजल ऐसे आते हैं जो काफी टाइम तक टिकते हैं। इसका मीन यह है कि उन काजल का एडहेशन ज्यादा है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी पत्तियों पर पड़ी बूंदों को भी नोटिस किया है? ये बूंद पत्ती पर क्यों नहीं चिपकती है? क्योंकि चिपकने के लिए एडहेसिव फोर्स होना चाहिए। अब क्योंकि एडहेसिव फोर्स बहुत कम है इसलिए बूंदें चिपकती नहीं हैं। होपफुली अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या होता है। अब ये समझिएगा कि इन फोर्सेस का एप्लीकेशन मेनिस्कस यानी कि नवचंद्रक, कैपिलैरिटी केशिकत्व, एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी कि स्पर्श कोण में कैसे है। एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड ज्यादातर प्रश्न वाटर या मरकरी पर ही आते हैं। तो वाटर की ये टेंडेंसी होती है कि वाटर दूसरे से ज्यादा चिपकने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर आप पानी को कपड़े पर डालेंगे तो वह चिपक कर कपड़े को भिगो देता है। सो वाटर में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, जबकि मरकरी की ये टेंडेंसी होती है कि वह अपने को सिकोड़ कर रखता है। यदि आप कपड़े पर मरकरी को डालेंगे, मरकरी को वैसे पारद या व्हाइट सिल्वर भी बोलते हैं,
तो वह कपड़े पर चिपकता नहीं है, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके रहते हैं। इसका मीन यह हुआ कि मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। आपने कभी कभी यह भी नोटिस किया होगा कि जब फर्श पर पानी पड़ता है तो वह फर्श पर फैल जाता है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में तो कोहेसिव फोर्स के कारण जुड़े होते हैं, बट पानी में अडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, जिसके कारण वह किनारों पर फर्श पर फैल जाता है। अब यदि मरकरी को फर्श पर डाला जाए तो वह फर्श पर नहीं फैलता है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने के कारण उसके मॉलिक्यूल्स आपस में ही चिपके रहते हैं और एक गोल शेप ले लेते हैं। नाउ इस फिगर को देखिए, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि यह लिक्विड क्या है? आप देख रहे हैं कि ग्लास ट्यूब में लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है। लिक्विड ग्लास ट्यूब की वॉल से चिपकने की कोशिश कर रहा है। इसका मीन एडेशन ज्यादा है, तभी तो ऊपर चढ़ रहा है। ये लिक्विड क्या हुआ? बताइए फ्रेंड्स, ये लिक्विड क्या हुआ? जी हाँ, वाटर। वेरी गुड। अब इस फिगर को देखिए, बताइए कि कौन सा लिक्विड है? यह लिक्विड ग्लास ट्यूब से अलग होने की कोशिश कर रहा है, अपने में सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, और यह लिक्विड ग्लास ट्यूब में नीचे धंस रहा है। इसका मीन यह हुआ कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, और अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो लिक्विड हुआ मरकरी। तो फ्रेंड्स, अगर बात क्लियर हुई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं जिसमें लिक्विड अंदर है। इसमें बताइए कि कौन सा लिक्विड है? लिक्विड ट्यूब की दीवार पर चिपकने की कोशिश कर रहा है, मींस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला एडेसिव फोर्स ज्यादा है, सो लिक्विड हुआ वाटर। दूसरे केस में लिक्विड ट्यूब वॉल से नीचे धंस रहा है, अपने आप को सिकोड़ रहा है, मॉलिक्यूल्स आपस में चिपकना चाहते हैं, इट मींस कोहेसिव फोर्स ज्यादा हुआ। कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने के कारण लिक्विड हुआ मरकरी। अगर दोनों ही लिक्विड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी जाए तो आप देख रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन में दोनों की सरफेस इस लाइन को टच कर रही हैं। पहले वाले फिगर में लाइन के ऊपर है लिक्विड, जबकि दूसरे वाले फिगर में लिक्विड लाइन के नीचे है। इसका मतलब पहले वाले फिगर में लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है, जबकि दूसरे वाले फिगर में लिक्विड नीचे की ओर धंस रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब आप ऐसी फिगर्स को देखते ही आंसर देंगे। फ्रेंड्स, अब इन फिगर्स में ये जो डिजाइन दिख रहा है इसे मेनिस्कस या नवचंद्रक कहा जाता है। मेनिस्कस बेसिकली एक ग्रीक वर्ड मेनिस्को से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आधा चांद। तो ये जो आधा चांद दिख रहा है ये है मेनिस्कस। मेनिस्कस का यह डिजाइन जो नीचे धंसा है इसे कॉनकेव या अवतल, और दूसरा डिजाइन जो कि ऊपर उठा है इसे कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल कहा जाता है। इतनी बात होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए हाथों हाथ एंगल ऑफ कांटेक्ट को भी समझ लेते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट फिगर में वाटर ट्यूब की वॉल को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, वाटर मेनिस्कस बना रहा है, स्पर्श रेखा कांटेक्ट पॉइंट और मेनिस्कस को स्पर्श करते हुए खींचेगी। ये हुआ पॉइंट और मेनिस्कस को टच करते हुए ये हुआ टेंजेंट या स्पर्श रेखा। ओके, अब जो एंगल टेंजेंट और ग्लास ट्यूब की वॉल के बीच बन रहा है वही है एंगल ऑफ कांटेक्ट। दूसरे फिगर में ये कांटेक्ट पॉइंट है, मेनिस्कस ऊपर उठा है, कांटेक्ट पॉइंट से मेनिस्कस पर स्पर्श रेखा या टेंजेंट खींचिए, ये हुआ टेंजेंट। नाउ टेंजेंट और ट्यूब की वॉल के बीच एंगल ऑफ कांटेक्ट हुआ ये। फ्रेंड्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड के अंदर लेंगे, बाहर नहीं, क्योंकि लिक्विड के लिए ही एंगल ऑफ कांटेक्ट ले रहे हैं, राइट। नाउ एंगल ऑफ कांटेक्ट को जानने से यह पता चला कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम है मींस एक्यूट एंगल है। फिगर 1 को देखिए, तो लिक्विड ठोस को गीला कर देता है और ऊपर चढ़ता है। अब यदि एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से अधिक है मींस ऑब्ट्यूज एंगल है, फिगर 2 को देखिए, तो लिक्विड वॉल को गीला नहीं करता है, नीचे धंसता है। तो ट्यूब में लिक्विड के इस ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने की घटना को
कैपिलरी केशिकत्व कहते हैं और इस ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। बेसिकली कैपिलरी एक्शन के लिए सरफेस टेंशन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। हम डेली लाइफ में कैपिलरी को कई जगह देखते हैं, शायद कई लोग नोटिस भी करते होंगे, जैसे कि बालों की जड़ों में स्कैल्प पर जब तेल लगाते हैं तो तेल बालों में पहुंच जाता है, क्योंकि बाल कैपिलरी ट्यूब्स की तरह काम करते हैं। दिए में तेल डालने पर बातियों में भी तेल पहुंच जाता है, क्योंकि बाती कैपिलरी ट्यूब्स की तरह काम करती हैं। तौलिए के एक सिरे को जब टब में डाला जाता है तो दूसरा सिरा भी भीग जाता है। पेन की नीब चिरी होती है, जिससे उसमें कैपिलरी ट्यूब बन जाती है और हम आसानी से लिख पाते हैं। अगर पेड़ पौधों की जड़ों में पानी दिया जाए तो वह पत्ते पत्ते तक पहुंच जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों में असंख्य कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं। बरसात होने के बाद खेतों को जोत दिया जाता है, जिससे मिट्टी में बनी कैपिलरी ट्यूब्स टूट जाती हैं और पानी नीचे से ऊपर आकर वाष्प बनकर उड़ता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने भी कहीं कैपिलरी एक्शन को नोटिस किया है? अगर किया है तो कहाँ किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। हम सभी आपका हाई आईक्यू जरूर जानना चाहेंगे। कैपिलरी की एप्लीकेशन तो हमने जान ली। नाउ कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कितना ऊपर चढ़ता है और कितना नीचे उतरता है, इसको फॉर्मूले से निकालते हैं। H इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय आर डी जी। यहाँ पर T सरफेस टेंशन है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, R रेडियस ऑफ ट्यूब है, D डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्लास ट्यूब में वाटर के लिए थीटा हमेशा एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम है। कॉस में 90 से नीचे सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। इसका मीन हाइट बढ़ेगी, जबकि मरकरी के लिए थीटा हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि 90 डिग्री से अधिक है। चूंकि कॉस में 90 से ऊपर सभी वैल्यूज निगेटिव होती हैं, इसका मतलब है हाइट घटेगी, यानी मरकरी होगा तो हाइट घटेगी और अगर वाटर है तो हाइट बढ़ेगी। हेयर वन इम्पॉर्टेंट टिप इज दैट यदि ट्यूब ग्लास की जगह पैराफिन वैक्स की बनी है तो वाटर नीचे उतरता है। एंड इफ ट्यूब अगर प्योर सिल्वर की है और प्योर वाटर उसमें भरा है तो हाइट ना घटेगी ना बढ़ेगी। इसका मीन यह हुआ कि H इज इक्वल टू 0, हेंस T तो 0 नहीं हो सकता है फार्मूले में, न R 0 होगा न D 0 होगा, सिमिलरली G भी 0 नहीं होता है। तो बचा क्या? cos थीटा। तो cos थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। बिल्कुल सही। प्योर सिल्वर प्योर वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का मान 90 डिग्री होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप ही नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स और कौन करेगा? वो जिसने की वीडियो को अच्छे से नहीं समझा है या जिसे साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में लगी बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, जय भारत।